नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पे आपका फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सेकंड ग्रेड इंग्लिश के लिए एजेस से संबंधित प्रश्न चल रहा था। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो मॉडर्न एज से संबंधित है। मॉडर्न एज की शुरुआत है वो विक्टोरियन पीरियड के बाद, जो 1838 से लेकर 1901 तक चला था, उसके बाद मानी जाती है। तो आज हम 1901 के बाद मॉडर्न एज का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर मुख्य घटनाएं क्या थी, इस समय जो लिटरेचर के अंदर विषय वस्तु थी वो किस प्रकार से थी, कैसी रही थी, ये आज की क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मॉडर्न एज का क्या होता है? आधुनिक युग। आधुनिक युग आधुनिक युग की शुरुआत है वो 1901 से मानी जाती है। 1901 के बाद इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जितने भी कवि हुए, जितना भी लेखन कार्य हुआ, वो मॉडर्न एज के अंतर्गत आता है। तो देखिए, मॉडर्न एज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्रिएटिव मीन्स क्या होता है? रचनात्मक। क्या होता है? रचनात्मक। पीरियड होता है युग। क्या होता है? युग। कि आधुनिक युग है वो अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण और रचनात्मक युग है। इस युग के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं वो लिखी गई, उनकी रचना की गई। आगे देखिए, इट इज सपोज्ड टू बिगिन इन 901 आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। इट इज सपोज्ड, ऐसा माना जाता है। सपोज्ड मीन्स माना जाता है। टू बिगिन, शुरू होना, इन 1901 1901 में, कि ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत है वो 1901 में हुई। आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद। जब 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई, उसके बाद से आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। इट फर्दर इज डिवाइडेड इनटू प्री वार एंड पोस्ट वार एरा। एरा क्या होता है? युग। कि आगे जाकर के, इट फर्दर मींस आगे जाकर के, इट इज डिवाइडेड, इसको बांट दिया जाता है, इनटू प्री वार, युद्ध से पहले का समय, एंड पोस्ट वार, युद्ध के बाद का समय। पोस्ट वार, युद्ध के बाद, और प्री वार, युद्ध के पहले। ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, उसके पहले का समय और उसकी समाप्ति के बाद का समय, इस दो भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। द एज विटनेस्ड द फेडिड ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड। विटनेस्ड मीन्स गवाह बनना, देखना। फेडिड मीन्स धुंधली, मुरझाई हुई। ग्लोरी मीन्स यश, कीर्ति। ग्लोरी क्या होता है? कीर्ति। और फेडिड मीन्स बुझी हुई, मुरझाई हुई। और विटनेस्ड मीन्स गवाह। कि ये जो युग था वो इंग्लैंड के जो मान सम्मान के अंदर, उसके कीर्ति के अंदर जो गिरावट आई थी, उसकी गवाह बनी थी। इस समय इंग्लैंड का जो मान सम्मान था वो निचले स्तर पर पहुंच गया था। आफ्टर द एंड ऑफ colonization, the English were suffering from a great sense of despair. colonization क्या होता है? औपनिवेशवाद। क्या होता है? औपनिवेशवाद। क्या होता है? उपनिवेशवाद। आफ्टर द एंड ऑफ ए colonization, कि उपनिवेशवाद का जो अंत हो गया था, उसके बाद क्या हुआ? इंग्लैंड के अंदर, द इंग्लिश मानी इंग्लैंड के लोग, वर सफरिंग में से पीड़ित थे, फ्रॉम ए ग्रेट सेंस में से बहुत बड़े ज्यादा अर्थ पर, डिस्पेयर मीन्स निराशा। क्या होती है? निराशा।
सेंस में से भावना कि कल उपनिवेशवाद की जब अंत हो गया उसके बाद इंग्लैंड के लोग थे वो निराशा की भावना से पीड़ित थे, सफर कर रहे थे। दे फेस्ड, उन्होंने सामना किया इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक्स क्या होता है? आर्थिक, और क्राइसिस होता है संकट, कि वे आर्थिक संकट का भी सामना कर रहे थे। विच इज टू बी सीन, जिसको देखा जा सकता है, इन द मोस्ट ऑफ द प्लेज, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लेज ऑफ दिस पीरियड, कि इस समय के अंदर जितने भी प्लेज लिखे गए, नाटक लिखे गए, उनके अंदर उस इकोनॉमिक्स क्राइसिस को देखा जा सकता है जो इंग्लैंड के लोगों ने इस पीरियड के दौरान सहन किया था। यानी इंग्लैंड के अंदर आर्थिक संकट आया था, उसकी साफ झलक इस युग के नाटकों में दिखाई पड़ती है। ये युग दो भागों में बांटा गया था, प्री वार एंड पोस्ट वार, ठीक है। इस समय इंग्लैंड का जो औपनिवेशिक साम्राज्य था वो नष्ट हो चुका था और वे निराशा की भावना से पीड़ित थे। ये इस काल की मुख्य विशेषता थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी इज द जनरल फीचर ऑफ दिस एज। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? जटिलता। क्या होती है? जटिलता। कि जटिलता है वो इस युग की जनरल फीचर, फीचर में से विशेषता, और जनरल में से सामान्य, कि कॉम्प्लेक्सिटी है या जटिलता है वो इस युग की सामान्य विशेषता थी। इस काल में जितने भी रचनाओं को लिखा गया, उनका रचना की गई, वो बड़ी जटिल थी, जटिलता को लेकर के लिखी गई थी। इट वॉज एन एज, की एक युग था, अवधि थी, विच स्टडीड, जिसने अध्ययन किया, लाइफ एंड मैन, जीवन और मनुष्य का, कि इस युग के अंदर जीवन और मनुष्य को भी अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु बनाया। जीवन और मनुष्य का अध्ययन है वो इस युग के अंदर किया गया। लाइफ इन इटसेल्फ, कि लाइफ तो अपने आप के अंदर ही, इज ए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मींस जटिल, फिनोमेनन, घटना। क्या होती है? घटना। की जीवन तो अपने आप के अंदर ही एक बहुत बड़ी जटिल घटना है, ठीक है। और इस युग के अंदर जीवन और व्यक्ति का ही अध्ययन किया गया था। दिस एज वाज एन एज ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? प्रयोग। कि ये युग था वो प्रयोगों का युग था। इस युग के अंदर बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहे थे, प्रयोग किए गए थे। एवरीवेयर इन लिटरेचर, एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक जगह, इन लिटरेचर, साहित्य में, साहित्य में, एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग, सीम टू बी कॉम्प्लेक्स, बड़े जटिल होते थे। कि साहित्य के अंदर भी प्रत्येक जटिल प्रयोग होते हुए दिखाई दे रहे थे, कि साहित्य के अंदर भी बहुत जटिलता के साथ नए नए प्रयोग किए जा रहे थे। मॉडर्न लिटरेचर, आधुनिक साहित्य, मॉडर्न लिटरेचर, आधुनिक साहित्य। पुट एम्फेसिस, एम्फेसिस क्या होता है? जोर डालना, जोर देना, दबाव डालना, ऑन द इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से, रादर देन सोसाइटी, समाज। कि आधुनिक समाज है, आधुनिक जो साहित्य है वो समाज के बजाय व्यक्ति पर ज्यादा जोर डालता है, व्यक्ति का ज्यादा अध्ययन करता है। मॉडर्न राइटर्स डू नॉट फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल विशेष समुदाय, विशेष स्कूल से। मॉडर्न राइटर्स आधुनिक व्यक्ति के, आधुनिक जो कवि थे, लेखक थे, उनकी किसी एक खास विशेष स्कूल से पहचान नहीं थी, वो सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक थे। दे डिफर, डिफर क्या होता है? अलग होना। क्या होता है? अलग होना। फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, कि वे एक दूसरे से अलग अलग थे, उनके मत है वो कभी एक जैसे नहीं थे। जैसे मेटाफिजिकल ऑफ पोएट्री, इस प्रकार से जो स्कूल थे ना, वो इसमें नहीं थे, सबके अपने अपने विचार थे। देयर इंस्टिंक्ट फीचर वेरी फ्रॉम राइटर टू राइट। देयर मीन्स उनकी इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट क्या होता है? विवेकीय। फीचर्स में से विशेषताएं, वेरी
अलग 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 होना, फ्रॉम राइटर टू राइटर, लेखक से लेखक में, कि उनकी वे उस समय के जो लेखक थे, प्रत्येक लेखक के अंदर अपनी विवेकीय विशेषताएं थी, वो अलग अलग थी, सबकी विशेषताएं एक समान नहीं थी। दिस एज, ये युग, इज कॉल्ड, कहा जाता है, द एज ऑफ डाउट एंड डिस्पेयर, संदेह है, डाउट संदेह है, एंड डिस्पेयर और निराशा, कि इस युग को संदेह और निराशा का युग कहा जाता है। किस युग को? मॉडर्न एज को, जो 1901 से लेकर के आज तक भी जारी है। इसमें मुख्य रूप से जो युद्ध के पहले का समय था, जो 1901 से लेकर के 1914 तक था, उसको मुख्य रूप से संदेह और निराशा का युग कहा जाता है। इसके अंदर जो लेखक थे, उनके विचार सबके अलग अलग थे, वे एक राय नहीं थे। और इस काल का जो साहित्य लिखा गया, उसमें समाज के बजाय व्यक्ति पर ज्यादा दबाव डाला गया। इस युग के अंदर बहुत ज्यादा साहित्य के अंदर प्रयोग हुए, इसलिए इसको प्रयोगों का काल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द ड्रामा ऑफ दिस एज, ड्रामा में से नाटक, ठीक है, इस युग का नाटक, ड्रामा कैसा था? मॉडर्न एज गेव मैनी ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट में से नाटककार, ऑफ फेम प्रसिद्ध, कि इस युग के अंदर अनेक प्रसिद्ध नाटककार हुए, जैसे जीबी शा, जॉर्ज बर्नार्ड शा, जॉन गेल्सवर्थी एंड टी.एस. इलियट, ऑल रोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेज। इन्होंने, किसने? जीबी शाह ने, जॉन गेल्सवर्थी ने, टी.एस. इलियट ने, इन्होंने अलग अलग प्रकार के अलग अलग विषय वस्तु पर नाटक लिखे। क्या लिखे? प्ले लिखे। जो इस काल के प्रमुख ड्रामेटिस्ट थे, प्ले लिखते थे। H.G. Ibsen's social drama became popular in this age. H.J. Ibsen का सोशल ड्रामा, सामाजिक नाटक, became popular, बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ था, इन दिस एज, इस पीरियड के अंदर। इस पीरियड के अंदर H.J. Ibsen का जो सामाजिक ड्रामा था, सोशल प्लेस थे, वो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हुए थे। विलियम आर्चर ट्रांसलेटेड सम ऑफ हिज प्लेज, कि विलियम आर्चर ने उसके कुछ नाटकों का अनुवाद भी किया था। ट्रांसलेटेड, अनुवाद किया था। क्या किया था? अनुवाद किया था। किसने किया था? विलियम आर्चर ने। किसने किया था? विलियम आर्चर ने। जेबी शाज प्रॉब्लम प्ले एंड द प्लेज ऑफ आइडियाज आर आल्सो रिमार्केबल। जेबी शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शा के प्रॉब्लम प्लेस, समस्या प्रधान नाटक, प्रॉब्लम प्ले, समस्या युक्त नाटक, एंड द प्लेज ऑफ आइडियाज, विचारवादी नाटक, ऑल्सो रिमार्केबल, में से बहुत अधिक उल्लेखनीय है, कि इस युग के अंदर जेबी शाह ने के जो समस्या के नाटक, प्रॉब्लम प्लेज थे और प्लेज ऑफ आइडियाज थे, वो बड़े रिमार्केबल थे, उल्लेखनीय थे। He told, उन्होंने बताया, किसने? जॉर्ज बर्नार्ड शा ने, हाउ आर्ट एंड लिटरेचर आर टू बी यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन में से निर्देशन के लिए, निर्देश देने के लिए। कि उन्होंने बताया कि कला और साहित्य को, आर्ट एंड लिटरेचर, कला और साहित्य को किस प्रकार से निर्देश देने के लिए काम में लिया जा सकता है, यूज्ड किया जा सकता है। हिज प्लेज, उसके नाटक, स्पेशली, विशेष रूप से, कौन सा? द एप्पल कार्ट एंड द आर्म्स एंड द मैन, द आर्म्स एंड द मैन, डेल्ट विद, डेल्ट विद मींस क्या होता है? निपटना। क्या होता है? निपटना, व्यवहार करना, आधारित होना। द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द 20th सेंचुरी, कि उसके जो विशेष नाटक है, जिसमें द एप्पल कार्ट, द आर्म्स एंड द मैन, उनके अंदर 20वीं शताब्दी के अंदर जो मुख्य सामाजिक समस्याएं हैं, उनका मुद्दा इनमें उठाया गया है। वो इससे विशेष रूप से
संबंध रखते हैं उससे इस प्रकार की समस्याओं का जिक्र है वो इन प्लेज में किया गया है। द एप्पल कार्ट और द आर्म्स एंड द मैन में जो जिनके राइटर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शा। टी.एस. इलियट wrote a new kind of drama known as poetic drama कि टी.एस. इलियट ने भी एक नए प्रकार का ड्रामा लिखा, प्ले लिखे जिनको पोएटिक ड्रामा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पोएटिक ड्रामे के नाम से। मर्डर इन कैथेड्रल बाय टी.एस. इलियट इज ए ड्रामा इन वर्स में से पद्य कि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया मर्डर इन द कैथेड्रल जो प्ले है वो पद्य के अंदर लिखा गया है, कविता के रूप में पोएटिक शैली के अंदर लिखा गया है, वो है मर्डर इन कैथेड्रल बाय टी.एस. इलियट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द पोएट्री ऑफ दिस एज, इस युग के अंदर पोएट्री की क्या विशेषता थी। ठीक है, द पोएट्री ऑफ दिस एज इज ऑल्सो नॉट लेस ग्रेट। द पोएट्री ऑफ दिस एज, इस युग के अंदर लिखी गई कविताएं, ऑल्सो मानी है, नॉट लेस ग्रेट मीन्स कम महान नहीं। इस युग के अंदर जो कविताएं लिखेगी वो भी कम महान नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कविताएं, महानता से युक्त कविताएं इस युग के अंदर लिखी गई। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेज, इट कैन बी डिवाइडेड, इसको बांटा जा सकता है, इनटू टू फेजेज, दो दौर के अंदर, दो समूह के अंदर, दो भागों के अंदर। कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों के अंदर बांटा जा सकता है। वन ऑन दी वन हैंड की एक तरफ तो देयर आर W.B. Yeats, विलियम बटलर ईस्ट एंड रॉबर्ट ब्रिज, एक तरफ तो W.B. Yeats और रॉबर्ट ब्रिज हैं। देयर पोएट्री, उनकी द्वारा लिखित कविताएं, इज समवॉट रोमांटिक, कि कुछ हद तक रोमांटिक है, कि इन्होंने जो कविताएं लिखी वो कुछ हद तक रोमांटिक है, रोमांटिसिज्म से फुल है। इट इज कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या होती है? जटिल, क्या होती है? जटिल। इन इट्स मैनर ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है? अभिव्यक्ति, क्या होती है? अभिव्यक्ति। और मैनर्स क्या होता है? तरीका, क्या होता है? तरीका। कि ये इनकी जो प्रकृति है, विलियम बटलर ईट्स और रॉबर्ट ब्रिज की जो पोएट्री है वो देखने में रोमांटिक है कुछ हद तक, लेकिन इनकी जो अभिव्यक्ति का तरीका है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। W.B. Yeats लेटर्स पोएट्री इज क्लासिकल्स, लेटर्स में से बाद में जो कविताएं लिखी थी, W.B. Yeats ने बाद में जो कविताएं लिखी थी वो क्या थी? क्लासिकल थी। क्या थी? क्लासिकल। पहले वाली रोमांटिक थी, लेकिन बाद में वो रोमांटिक से क्लासिकल की तरफ आ गया था। इट इज इंस्पायर्ड बाय ए डीप फिलोसफी, इंस्पायर्ड क्या होता है? प्रेरित। क्या होता है? प्रेरित। डीप मीन्स गहरी, फिलोसफी मीन्स दर्शन। क्या होता है? दर्शन की। ये कविता एक गहरे दर्शन से प्रेरित है, इसमें गूढ़ दर्शन की व्याख्या है। He is the follower of the symbolist movement in England. He was the follower, follower क्या होता है? अनुयायी। क्या होता है? अनुयायी। Of the symbolist, symbolist मीन्स प्रतीकात्मक, मोमेंट मीन्स आंदोलन इन द इंग्लैंड की, इंग्लैंड के अंदर जो प्रतीकात्मक आंदोलन शुरू हुआ था उसका अनुयायी है। कौन? W.B. Yeats। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। दिस मूवमेंट वाज एक्चुअली स्टार्टेड इन फ्रांस बाय मेलॉर्म, कि जो सिंबोलिस्ट मूवमेंट था वो मेलारम के द्वारा सामान्यतः फ्रांस में शुरू किया गया था। कहां शुरू किया गया था? फ्रांस में शुरू किया गया था। W.B. Yeats इंट्रोड्यूस्ड इट, W.B. Yeats ने इसको इंट्रोड्यूस किया, लागू किया
इन हिज पोइट्री, अपनी कविताओं के अंदर, कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के अंदर W.B. येट्स ने अपनी पोइट्री में किया। किसका? सिंबोलिस्ट मूवमेंट का। ठीक है। T.S. Eliot's poetry is modern in the real sense of word. Word क्या होता है? शब्द। क्या होता है? शब्द। कि शब्द का जो वास्तविक या सच्चा अर्थ है, या सच्चे अर्थों में, शब्द के सच्चे अर्थों के रूप में T.S. Eliot की पोइट्री है, वही मॉडर्न है, वही सबसे अधिक आधुनिक है। It is garbed with the complexity of myth and learned imaginary. इमेजनरी क्या होता है? काल्पनिकता। क्या होता है? काल्पनिकता। लर्नड मीन्स विद्वतापूर्ण। क्या है? विद्वतापूर्ण, विद्वानता से युक्त। माइथ, माइथ होती है दंत कथाएं। क्या होती है? दंत कथाएं। कॉम्प्लेक्सिटी में से जटिलता, ये तो आपको बार बार बताया दिया है। ठीक है, जटिलता की। और गार्बेड मिस होती है सुसज्जित होना। क्या है? सुसज्जित होना। सुसज्जित होना। कि T.S. इलियट की जो पोइट्री है वो विद्वानतापूर्ण कल्पना और दंत कथाओं की जटिलताओं से, दोनों से सजी हुई है। वो वास्तव में ही शब्द के रियल अर्थ के अंदर आधुनिक है। He started, उसने शुरू किया ए न्यू मूवमेंट इन द पोइट्री। किसने? T.S. इलियट ने कविता लेखन के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया, नए आंदोलन को शुरू किया। His masterpiece, मास्टरपीस मीन्स प्रमुख रचना, बहुत ही जोर की अद्वितीय रचना द वेस्टलैंड है। कौन सी है? द वेस्टलैंड इज द रियल ट्रेजर ऑफ दिस एज। ट्रेजर मीन्स खजाना। क्या होता है? खजाना। की इसके द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण कविता द वेस्टलैंड है, वो इस युग का एक खजाने के समान है। ठीक है, कौन सी? द वेस्टलैंड। इट इज द supposed to be most difficult poem ever. It is the supposed means इसको माना जाता है the most difficult, सबसे कठिन poem ever means आज तक लिखी गई कविताओं में, कि इस कविता को आज तक लिखी गई सभी कविताओं में से सबसे कठिन माना जाता है। किसको? T.S. इलियट की द वेस्टलैंड को। क्लिनथ ब्रूक्स सेज दैट, क्लिनथ ब्रूक्स है वो कहते हैं कि 12 लॉन्ग बुक्स, 12 बड़ी बड़ी पुस्तकें आर नीडेड, आवश्यकता है, टू एक्सप्लेन दिस बुक, इस बुक को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लिनेथ ब्रूक्स का मानना है कि इस कविता को समझाने के लिए, समझने के लिए 12 बड़ी बड़ी पुस्तकों की आवश्यकता होती है। ये सबसे कठिन कविता है इंग्लिश लिटरेचर की, द वेस्टलैंड, रिटन बाय T.S. इलियट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The poetry of latter half of the 20th century is different. The poetry of कविता लेटर हाफ, युद्ध के बाद की, युद्ध के उत्तरोत्तर भाग की, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, इस डिफरेंट मींस अलग प्रकार की है। कि 20वीं शताब्दी के उत्तरोत्तर भाग के अंदर युद्ध के बाद की जो कविताएं लिखी गई थी वो थोड़ी सी अलग प्रकार की है, उनकी जो विषय वस्तु है वो थोड़ी अलग है। We see certain changes in it. We means हम see means देखते हैं, certain means निश्चित, changes means परिवर्तन, in it इसके अंदर है, कि हम निश्चित रूप से ही इसके अंदर कुछ परिवर्तन देखते हैं। A group of poets, advocates, advocates means वकालत करना, सिफारिश करना, the romanticists of the 18th century, कि कवियों का एक ऐसा समूह है
जो 18वीं सदी का रोमांटिक था, रोमांचकता का समय था, वे उसकी वकालत करते हैं कि कविता के अंदर कुछ रोमांचकता होनी चाहिए। दे आर कॉल्ड, उनको कहा जाता है द पोइट्स ऑफ न्यू लाइन, नई पंक्ति के कवि। किन कवियों को? एक नई पंक्ति के कवि के नाम से जाना जाता है। वाल्टर पीटर, क्या नाम है? वाल्टर पीटर। आल्सो स्टार्टेड ए न्यू मूवमेंट, उन्होंने भी एक नए आंदोलन की शुरुआत की थी, नोन एज एस्थेटिक मूवमेंट, जिसको सौंदर्यवाद कहा जाता है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था, सौंदर्यवाद। क्या नाम था? सौंदर्यवाद की। उसने एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया जिसे सौंदर्यवाद के नाम से जाना जाता है। He told that, उसने बताया कि आर्ट एंड लिटरेचर शुड ओनली डिलाइट द रीडर्स, कि कला और साहित्य को केवल पाठकों को प्रसन्नता देने का काम है। ये कला और साहित्य का मुख्य कार्य है वो पाठक को, रीडर्स में से पाठकों को क्या देना है? डिलाइट, खुशी। इसलिए खुशी देना लिटरेचर और आर्ट का कार्य है, ऐसा मानना था वाल्टर पीटर का, जिसने सौंदर्यवाद का सूत्रपात किया था। इनडायरेक्ट रिजल्ट, अप्रत्यक्ष परिणाम, अप्रत्यक्ष परिणाम ऑफ दिस मूवमेंट, इस आंदोलन का, वाज टू फोकस, फोकस में से ध्यान देना था, ऑन द मेडिवल बैकग्राउंड, मेडिवल बैकग्राउंड क्या होता है? मध्यकालीन पृष्ठभूमि ऑफ द चर्च की, कि इस आंदोलन का जो मुख्य परिणाम था, जो अप्रत्यक्ष परिणाम था, वो ये था कि मध्यकाल के अंदर चर्च की जो पृष्ठभूमि थी उस पर ध्यान आकर्षण करना था। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट्स इफेक्ट कैन इजीली बी सीन ऑन विक्टोरियन लिटरेचर, कि विक्टोरिया काल का जो लास्ट का समय था, विक्टोरिया काल में उस समय जो साहित्य लिखा गया था उस पर ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था, जो बैकली के भाषण के साथ शुरू हुआ था, उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से आधुनिक पोएट्री के अंदर भी देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोज ऑफ दिस एज, द प्रोज ऑफ दिस एज, प्रोज में से गद्य, कि इस युग के अंदर, मॉडर्न एज के अंदर गद्य किस प्रकार से लिखा गया। द प्रोज ऑफ दिस एज इज आल्सो वेरिड, वेरिड में से अलग अलग, या फिर कह सकते हैं भिन्न, कि इस काल के अंदर जो गद्य साहित्य लिखा गया वो भी एक जैसा नहीं है, अलग अलग विचार है उसके अंदर, अलग अलग लिखा है, उसमें बहुत अधिक विभिन्नता है। क्या कह सकते हैं? विभिन्नता है। किसमें? द प्रोज ऑफ मॉडर्न एज। मैनी ए ग्रेट एक्सपेरिमेंट्स, मैनी ए ग्रेट एक्सपेरिमेंट्स, बहुत अधिक प्रयोग, क्या होते हैं? बहुत अधिक प्रयोग, इज कैरिड आउट, कैरिड आउट में से किए गए, इन प्रोज राइटिंग, गद्य लेखन में, ड्यूरिंग दिस एज, इस युग के दौरान, कि इस युग के दौरान गद्य लेखन के अंदर बहुत अधिक ज्यादा प्रयोग किए गए, इसलिए गद्य साहित्य में बहुत अधिक विभिन्नता आ गई, विविधता आ गई। शॉर्ट स्टोरीज, लघु कथाएं, एसेज, निबंध, बायोग्राफीज, आत्मकथा, पीरियोडिकल्स, साप्ताहिक, वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस युग के दौरान लिखे गए। कौन कौन सी? लघु कथाएं, निबंध, आत्मकथाएं और पीरियोडिकल्स, ये इस युग के दौरान बहुत ज्यादा विविधता लिए हुए लिखे गए। दी फ्रस्ट्रेशंस, फ्रस्ट्रेशंस में से निराशा, क्या? निराशा ऑफ दिस एज, इस युग की, इज एविडेंट, एविडेंट क्या होता है? स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन प्रोज ऑल्सो, गद्य में भी, कि इस युग के अंदर इंग्लैंड में जो निराशा छाई थी वो इस युग के गद्य में भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। एजी गार्नियर
एल्फा ऑफ द फ्लफ, ये उनकी जो पुस्तक थी। W.H. हडसन एंड C.M. डाउटी आर सम ऑफ द फेमस ऑथर ऑफ रेप्यूट। रेप्यूट में से जाने माने, कि कुछ जाने माने लेखक थे इस युग के। कौन? W.H. हडसन, C.M. डाउटी, A.G. गार्नियर्स, जिन्होंने एल्फा ऑफ द फ्लफ लिखा था। ठीक है, इस युग के गद्य साहित्य में भी निराशा देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे जो गद्य साहित्य है उसमें बहुत अधिक विविधता है, विषय वस्तु काफी विविध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है नोवेल। क्या है? नोवेल ऑफ दिस एज। नोवेल के अंदर क्या था? द नोवेल ऑफ दिस एज सिग्निफिकेंट इन मोर देन वन वेज। द नोवेल्स में से उपन्यास ऑफ दिस एज, इस युग के, आर सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण है, इन मोर देन वन वेज, एक से अधिक रास्तों से, अधिक तरीकों से। कि इस युग के अंदर जो उपन्यास लिखे गए वो एक से ज्यादा तरीकों से उनको बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। फर्स्ट, सबसे पहला क्या कारण है? इट रिवील्ड द स्पिरिट ऑफ द एज। इट रिवील्ड द स्पिरिट ऑफ द एज। रिवील्ड मींस प्रकट करना। क्या करना होता है? प्रकट करना, दिखाना। स्पिरिट मींस भावना, की भावना कैसी है वहां पर, ऑफ द एज पीरियड की, इस पीरियड के अंदर कैसी भावना थी उसको इन्होंने रिवील किया, प्रकट किया इस युग में लिखे गए उपन्यासों ने। सेकंड, दूसरी बात क्या है? इट वाज ए मिरर ऑफ द सोसाइटी। मिरर क्या होता है? दर्पण। ये समाज का दर्पण था। समाज कैसा था उस समय में, वो इस काल में लिखे गए उपन्यासों से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। आल्दो, यद्यपि, थॉमस हार्डी, यह नाम याद रखना, थॉमस हार्डी, बिलोंग्स टू द विक्टोरियन एरा। एरा क्या होता है? युग। कि थॉमस हार्डी का संबंध है वो विक्टोरियन युग से है। 1838 से जो 1901 तक का विक्टोरियन युग था उससे उसका संबंध है। बट हिज नॉवेल्स गोट सक्सीडेड। सक्सीडेड मींस सफल होना, सफलता प्राप्त की। इन द मॉडर्न एज, आधुनिक युग में। लेकिन उसके उपन्यासों को प्रसिद्धि है, नाम है, सफलता है, वो आधुनिक युग के अंदर जाकर के प्राप्त हुई। हिज नॉवेल्स लाइक, उसके उपन्यास जैसे द मेयर ऑफ कैस्टाब्रिज, मेयर ऑफ कैस्टाब्रिज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, आर रिटन ऑन द थीम ऑफ द पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। रिटन ऑन मींस लिखे ऑन द थीम, थीम मींस विषय वस्तु। क्या होती है? विषय वस्तु। पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, जीवन का निराशावादी दृष्टिकोण। क्या होता है? जीवन का निराशावादी दृष्टिकोण। जीवन का निराशावादी दृष्टिकोण। कि थॉमस हार्डी के उपन्यास है वो जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण की विषय वस्तु पर लिखे गए हैं। He had gloomy view of life, gloomy में से दुख से युक्त, व्यू में दृष्टिकोण, ऑफ लाइफ जीवन का, कि उनका जो जीवन के प्रति नजरिया था वो हमेशा दुख से युक्त था, वो जीवन को दुखी मान करके ही सोचते थे। His most of the novels show the human beings in the hands of the God, कि उसके जो अधिकांश उपन्यास है उसमें मनुष्य को भगवान के हाथ में दिखाया गया है, कि मनुष्य का जो भाग्य है वो भगवान के हाथ के अंदर है, ऐसा उसके अधिकांश उपन्यासों में दिखाया गया है। जैसा कि फ्लाइज आर टू वॉटन बॉयज में है, फ्लाइज आर टू वॉटन बॉयज में है। जॉन गाल्सवर्थी इज नोवेलिस्ट ऑफ रेप्यूट। दूसरा जो नोवेलिस्ट है, उपन्यासकार है, वो है जॉन गाल्सवर्थी, जो बहुत ही जाने माने उपन्यासकार है। रेप्यूट में से छवि वाले, रेप्यूट क्या होता है? छवि, कि उनकी भी छवि है वो जानी मानी है। गोल्सवर्थी रोट 18 नॉवेल्स। गोल्सवर्थी ने कुल 18 उपन्यास लिखे। कितने उपन्यास लिखे? 18। दे आर सोशल नॉवेल्स, वे सभी के सभी सामाजिक नॉवल हैं, समाज से जुड़े हुए उपन्यास हैं। H.G. वेल्स एंड रुडयार्ड किपलिंग आल्सो रोट इपोक मेकिंग नॉवेल्स,
कि H.G. वेल्स ने और रुडयार्ड किपलिंग ने भी लिखे थे। इपोक मीन्स युग, क्या होता है वैसे? युग, क्या होता है? युग। और मेकिंग नॉवेल्स इसको बोलते हैं युगांतकारी। क्या बोलते हैं? युगांत, जो युगों युग तक चलता रहेगा, युगांतकारी उपन्यास किसने लिखे थे? रुडयार्ड किपलिंग ने और H.G. वेल्स ने। E.M. फोस्टर रोट ए न्यू काइंड ऑफ नोवेल। E.M. फोस्टर ने भी एक नए प्रकार के उपन्यास लिखे। उनके लिखने की उपन्यास थे वो, उनकी तरह जो विषय वस्तु थी, तरीका था, शैली थी, वो अलग थी, जिनको नोन एज न्यू नॉवेल्स, जिनको नए नॉवल के नाम से भी जाना जाता है। किसके उपन्यासों को? E.M. फोस्टर के। हिज पासेज इन इंडिया, हिज पासेज इन इंडिया इज ए रिमार्केबल नोवेल। वो एक बहुत ही उल्लेखनीय उपन्यास है। किसका? E.M. फोस्टर का। नाम क्या है? ए पासेज इन इंडिया, ए पासेज इन इंडिया। इट रिवील्स, रिवील्स का अर्थ अभी बताया था, प्रकट करना। क्या होता है? प्रकट करना। द क्लैश मीन्स संघर्ष। क्या होता है? संघर्ष बिटवीन द इंडियंस एंड द इंग्लिश। किस उपन्यास के अंदर E.M. फोस्टर ने भारतीय लोगों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, उसकी कहानी अपने उपन्यास पासेज इन इंडिया में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। मॉडर्न एज इज आल्सो ए सिग्निफिकेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कि आधुनिक युग है वो अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग है। सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। पीरियड मींस समय। की अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में आधुनिक युग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण युग है। इट गेव राइटर्स लाइक, कि इस युग के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुए, जैसे T.S. इलियट, W.B. ईट्स, G.B. शो, गेल्सवर्थी। इस युग के अंदर गेल्सवर्थी, G.B. शो, W.B. ईट्स, T.S. इलियट, E.M. फोस्टर जैसे महत्वपूर्ण लेखकों का काल था ये। लिटरेरी हिस्ट्री, साहित्यिक इतिहास। लिटरेरी हिस्ट्री, साहित्यिक इतिहास ऑफ इंग्लैंड, इंग्लिश, अंग्रेजी का, इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मीन्स अधूरा। क्या होता है? अधूरा। एंड आव रिटन, आधा, आधा लिखा हुआ, आधा अधूरा, आधा अधूरा, आधा अधूरा। विदाउट मॉडर्न एज, आधुनिक युग के बिना। कि साहित्यिक इतिहास है, अंग्रेजी का जो साहित्यिक इतिहास है वो आधुनिक युग के बिना आधा अधूरा और अधूरा इतिहास है। उसके बगैर इंग्लिश को हम, इंग्लिश हिस्ट्री को पूरा मान ही नहीं सकते। अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए मॉडर्न एज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण युग है। इसके अंदर W.B. ईट्स, T.S. इलियट, G.B. शाह, गाल्सवर्थी, E.M. फोस्टर, रुडयार्ड किपलिंग, H.G. वेल्स जैसे प्रसिद्ध राइटर हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अपनी मॉडर्न एज से संबंधित ये जो पहली क्लास थी वो आज यही पूरी हुई है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मॉडर्न एज की जो सेकंड क्लास है वो हम कल लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए